हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो काउंसिल ने अपने वेबसाइट में सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया है। मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये जो कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पेपर आएगा वो इससे मिलता जुलता होगा। मिलता जुलता मतलब अगर ये आप कर लोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पैटर्न आपको पता चल जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? तो हर सब्जेक्ट के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस उन्होंने दिया है उसको प्लीज सॉल्व कर लो। चलिए, इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स के कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, a retailer buys an article at its listed price from the wholesaler, ठीक है, and sells it to the consumer in the same state after marking up the price by 20%. लिस्ट प्राइस में खरीदा, 20% बढ़ा के बेचा। The list price of an article is 2500 and the rate of GST is 12%. What is the tax liability of the retailer to the central government? रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? देखिए, बड़ा इजी है। इसका तो सेलिंग प्राइस हमें पता है, ₹2500। रिटेलर ने कितना में बेचा? इसने 2500 में खरीदा था, 20% दाम बढ़ा दिया, मतलब 20% ऑफ 2500 दैट इज 500, यानी कि ₹3000 में बेचा। अब ध्यान से देखना, रिटेलर ने कितना वैल्यू क्रिएट किया? वैल्यू क्रिएशन पे ही तो जीएसटी लगेगा रिटेलर का। तो रिटेलर ने वैल्यू क्रिएट किया ₹500। यस और नो? अरे भाई, लिया 2500 में, बेचा 3000 में, 500 वैल्यू क्रिएट हुआ, इसी पे तो जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कितना होगा? 12% ऑफ 500 दैट्स ₹60। अब ये दो भाग में बटेगा, ₹30 मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, सीजीएसटी एसजीएसटी, और ₹30 मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजीएसटी। मतलब रिटेलर जो है ₹30 देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आपका जो रिटेलर है, रिटेलर के केस में जो जीएसटी है वो वैल्यू क्रिएशन पे ही निकलेगा, कितना वैल्यू क्रिएट किया उसने। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पे जीएसटी निकाला, होलसेलर 12% ऑफ 2500 दैट इज ₹300। फिर रिटेलर का जीएसटी निकाला इस पे, सेलिंग प्राइस पे, जीएसटी इज इक्वल टू 12% ऑफ 3000 दैट इज ₹360। तो रिटेलर का नेट जीएसटी निकाला, ऐसे भी कर सकते हैं, 360 माइनस 300 दैट इज ₹60। अब इसमें से आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यू कैन डू ऑल्सो लाइक दिस इफ यू वांट टू, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए 1 हो गया। नंबर 2 देखते हैं। They bought an electrical fan which has a marked price of ₹800 if the GST on the good is 7%. GST कितना भाई? 7% है। Then the SGST, अरे भाई तो GST कैलकुलेट कर ले, 7% ऑफ ₹800 तो बड़ा ही सिंपल था, 7 8 टाइम्स 56, ₹56। तो इसमें से SGST क्या होगा? इसका आधा होगा, यानी कि ₹28। CGST क्या होगा? इसका आधा होगा। B इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। चलिए ना, ₹P, नंबर 3 देखते हैं। ₹P is deposited for n months in a recurring deposit account which pays interest at the rate of R% per annum. The nature of the time of interest calculated is, देखिए बैंकिंग में जो इंटरेस्ट होता है, सबसे पहले वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जो ऑप्शन ए है आपका वो, और सी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ, वो तो नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ, बी है।
सी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, वो भी नहीं होगा। बी या डी, डी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, पढ़ा होगा हम लोगों ने। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ निकालते हैं हम लोग, प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू 1 मंथ निकालते हैं हम लोग, और फिर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। वो जो फॉर्मूला है हमारा 12 से डिवाइड करते, याद रखो, है कि नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, दैट इज द करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, देखिए दो तो पहले एलिमिनेट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है ही नहीं भाई। अच्छा, नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। अन्वेषा इंटेंडेड टू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000, मतलब 1000 रुपया जमा दे रही है पर मंथ फॉर 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स। ठीक है, पेइंग 5% पर एनम, रेट इज 5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द बैंक रिड्यूस द रेट, बैंक ने क्या किया, रेट को रिड्यूस कर दिया, 4% कर दिया। हाउ मच must Anvesha deposit monthly for 1 year so that her interest remains the same? अब वो कितना जमा करेगी हर मंथ ताकि इंटरेस्ट इन दोनों केसेस में सेम हो। 5% था, 4% हो गया है, तो ज्यादा जमा करना पड़ेगा। देखो यहां पे इंटरेस्ट क्या होगा, I1 P इंटू एन, फॉर्मूला याद है, इंटू n प्लस 1 13 इंटू R बाई 2400, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। P इंटू n प्लस 1 इंटू R बाई 2400। I2 क्या होगा, P हमें पता नहीं, टाइम सेम ही है, 12 इंटू 13, रेट 4 है बाई 2400। अब I1 इक्वल टू I2 होगा, बोल दिया है, इंटरेस्ट सेम चाहिए हमको, तो आई कैन से 1000 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 5 बाई 2400 is equal to P into 12 into 13 into 4 by 2400। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 12 13 12 13, ठीक है, 4 250 टाइम्स, मतलब P होगा ₹1250, मतलब इतना पैसा अब उसको मंथली जमा करना पड़ेगा, तभी जाके सेम इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, बड़ा इजी था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 5 क्या है। मिस्टर दास इन्वेस्ट इन रुपीज, मिस्टर दास इन्वेस्ट इन रुपीज 100 शेयर, नॉमिनल 100, 12% शेयर ऑफ कंपनी है, 12% मतलब रेट ऑफ डिविडेंड 12% कंपनी है, अवेलेबल एट ₹60, मतलब मार्केट वैल्यू है ₹60। फिर से पढ़िए, Mr. Das invests in ₹100, 12% share available at ₹60. Mr. Singh invests in ₹50, nominal ₹50, 16% share of company B available at ₹40. Use the information to state which of the following statement is true. The rate of return of Mr. Das is this. The rate of return ना निकाल लेते पहले। परसेंटेज रिटर्न क्या होगा, एक बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला था हमारे पास, याद है, नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड का, तब यूज कर लो डायरेक्ट। ये आया कैसे, ये आया आपका इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, उसी से ही ये आएगा, ठीक है। अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा आराम से निकल जाएगा। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, मार्केट वैल्यू है 60 एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज 12 1s are 12 5s are, that's 20%। मिस्टर सिंह का कितना है, परसेंटेज रिटर्न नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, 0 0 4 1s are 4 4s are, अरे दोनों का सेम आ रहा है, तो दोनों का परसेंटेज रिटर्न सेम है। देखिए परसेंटेज रिटर्न होता है डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, उसको सिंप्लीफाई किया है, यही मिलेगा आपको, तो अब ये यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो दिखा लेना आप, परसेंटेज रिटर्न क्या होता है भाई, इनकम डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो इनकम क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू,
एन कट गया, एन बचा। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ मिस्टर दास एंड मिस्टर सिंह हैव द सेम रेट ऑफ रिटर्न, दोनों का ही रिटर्न सेम था। क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड, ये बंद हो गया। 1 2 3 4 5 6। चलिए नंबर 6 देख लेते हैं। अब अमित इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर, तो ये नॉमिनल वैल्यू है, रीड करना प्रॉपर्ली। पेइंग 7.5% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज 7.5%। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, rate of return is 10%. The money invested by Amit to purchase 10 share, investment for 10 share. ठीक है? अभी एक फॉर्मूला दिया था, उसे मार्केट वैल्यू निकाल लेना आप लोग। परसेंटेज रिटर्न यानी रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। याद रखो, ये था ना। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा? 100/10, 10 इंटू 7.5, दैट इज ₹75। ये होगा मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ रिटर्न इज नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है? तो मार्केट वैल्यू ₹75 निकल गया, तो 10 शेयर का कितना दाम होगा? 10 इंटू 75, दैट इज ₹750। डन। बोलिए। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। या फिर कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, इनकम निकालता, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज रिटर्न इज इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम निकाल लेते 10 शेयर का, इन्वेस्टमेंट निकालते इंटू 100 कर देते, बस। परसेंटेज रिटर्न इज, अभी बोला था ना, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ऐसे भी आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? चलिए, नहीं तो डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो, परसेंटेज रिटर्न क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, उसी से लाया गया है। चलिए 7, -3 लेस देन इक्वल टू -4x प्लस 5 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है? देन द सॉल्यूशन सेट इज, अच्छा तो सॉल्व कर लेते ना, तो इधर आ जाएगा। तो 4x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3, x लेस देन इक्वल टू 2, 4x लेस देन इक्वल टू 8, यानी x लेस देन इक्वल टू 2। होल नंबर है, होल नंबर है मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। ये तो बड़ा इजी था यार। ठीक है? 8 तो वैसा ही कुछ है, देखते हैं। -4x ग्रेटर देन 8y, देन अच्छा देखिए ध्यान से, -x ग्रेटर देन 8/4 2y। अब अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगा ना, याद है? इफ ये माइनस साइन को उधर मत भेज देना। कितने बच्चे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, x ग्रेटर देन -2y, ये रॉन्ग हो जाएगा। और ये ऑप्शन में भी है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन है मेरा, बिकॉज -1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इनइक्वालिटी साइन बदल जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। तो 8 का क्या होगा? 8 का होगा सी। ठीक है? चलो, इजी था। कुछ सम्स बड़े ही इंटरेस्टिंग दिए हैं, कुछ बड़े इजी दिए हैं। अच्छा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर 9 क्या बोला है? 2x² - kx प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो k का वैल्यू मांगा है। देखिए, इक्वल रूट का कंडीशन था b² - 4ac इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में a है कोफिशिएंट ऑफ x², 2, b है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -k, c है कांस्टेंट k। बैठा दो, b² - 4ac इक्वल टू 0, k² - 8k इक्वल्स टू 0, k टेक इन कॉमन, k - 8 इक्वल्स टू 0। यानी या तो k 0 होगा या तो k - 8 0 होगा, either this 0 or this 0। तो k इक्वल्स टू 8, यानी 0 और 8
हाँ डी, 9D इज द आंसर। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, कितने बच्चे क्या करते हैं इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, के स्क्वायर इक्वल टू 8K, के कैंसिल हो गया तो के इक्वल टू 8, अब वहाँ पे ऑप्शन में है 9C, रॉन्ग हो जाएगा, समझ लो, गलत हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, क्योंकि दो ऑप्शन मतलब के क्या दो वैल्यू आएगा, 0 भी आएगा और 8 भी आएगा। 10 देखते हैं, 10 10 में क्या, if x equals to -2 is one of the solution of the quadratic equation x square plus 3a minus x equals to 0, then the value of a, अरे x की जगह -2 बैठा दो ना जो सॉल्यूशन है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए माइनस ऑफ -2 इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3a इक्वल्स टू -6, a इक्वल्स टू -2, मतलब 10 का b है, ये तो बड़ा इजी था। 11, in solving a quadratic equation one of the values of the variable x का क्या है 233.356, the solution rounded off to two significant figures, देखो इसको राउंड ऑफ करना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर, देखो ध्यान से देखना 1 2, तो मेरा हो जाएगा 23 नहीं, और इसकी जगह 0 लिख सकते हैं, बस 1 प्लेस 2 प्लेस, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी नॉट प्लेस, 230 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 230 में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो ये 0 हो जाएगा, आफ्टर 0 वी डोंट टेक इट एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो दिस हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, समझ रहे हो, ध्यान से करिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी भी बच्चों लोगों को क्लियर नहीं है, कहते बच्चे तो 23 लिख देंगे आंसर, अरे भाई 233 है, 23 कैसे होगा, 230 होगा ना भाई, ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज दिस, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। नंबर 12 देखते हैं, इन द adjoining figure if you look carefully, a b c, in the adjoining figure ab is x, bc is y and x minus y क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया क्या है भाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, द लेंथ ऑफ एसी, द लेंथ ऑफ एसी, ठीक है, AC स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो उससे आपका वैल्यू निकल जाएगा AC का, AC स्क्वायर निकल जाएगा, फिर इसको रूट कर लेंगे। अच्छा यहां पे क्या दिया हुआ देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 30, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 60, ये दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और x माइनस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इक्वल्स टू 49, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस ट्वाइस एक्स वाई, 49 प्लस ट्वाइस एक्स वाई 60 है, चेक कर लो, तो ये हो गया 169, 169 हो रहा है ना, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 है, तो ए सी स्क्वायर 169 है, तो ए सी क्या होगा 13 होगा, खत्म, ऑप्शन में है 12C, इज इट क्लियर, सही है, चलो बस ये तो क्लास 8-9 में किया था हम लोगों ने, आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। 13 क्या है भाई, if p, q, r are in continued proportion then कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है, कंटिन्यूड है मतलब p बाई क्यू इक्वल्स टू q बाई r, ये याद रखिएगा, कंटिन्यूड है तो ऑप्शन ए क्या है, p बाई क्यू इज p बाई r, अबे ये तो रॉन्ग है भाई, ये तो रॉन्ग है, p बाई क्यू तो q बाई r होगा, नंबर बी q बाई r
इज पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। भाई ये भी रॉन्ग है भाई, क्यू बाई आर इज पी बाई क्यू, ये भी रॉन्ग है। सी है पी बाई क्यू स्क्वायर इज आर बाई क्यू स्क्वायर, ए पी स्क्वायर, आर बाई पी स्क्वायर। और डी क्या है, डी है पी बाई आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अच्छा यहां पे हो रहा है पी बाई आर क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं पी बाई आर क्या होगा, पी, चेक करो पी। अच्छा आर की जगह क्या मैं क्यू स्क्वायर बाई पी बैठा सकता हूं, क्यू स्क्वायर बाई पी बैठा सकता हूं, चेक करो तो। आर की जगह आर इधर भेजो ना, पी इधर भेजो, क्यू इधर भेजो, तो आर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई पी, चेक करो ना। ये जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ये सुनो, मतलब 13 डी इज करेक्ट, चेक केयरफुली। मैं ये तो गलत था, ये तो गलत था, फिर ये दोनों मैंने लिखा, पी यहाँ पे भी आर था, यहाँ पे भी आर था, पी बाई आर मैंने निकाल लिया, आर का वैल्यू पुट कर दिया सिंपल, ठीक है। और देखा पी बाई आर मेरा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है, तो ये रॉन्ग है मेरा, ठीक है। सिंपल सिंप्लीफिकेशन था, इतना टफ था नहीं ये वाला, ओके। चलो नेक्स्ट 14, the ratio of diameter to the height of the Borosian cylinder, diameter is to height is 3:5. If the actual diameter of the glass is 6, actual diameter is 6 centimeter, then the curved surface area of the glass CSA होता है 2 pi RH, 2 pi RH होता है ना भाई, ठीक है। अगर ये कर लो ना भाई, 6 बाई हाइट इक्वल्स टू 3 बाई 5 रेशियो वाला, प्रोपोर्शन वाला, ये तो 6 है ना, तो 6 बाई एच इज 3 1 टाइम 3 2 टाइम, सो एच कितना है 10 है, आर कितना है, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 होगा, बैठा दो 2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 10, 60 पाई, सही, ऑप्शन बी है। तो बड़ा इजी था यार, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज हम लोग एक्स निकालिए, एच निकालिए, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला था, क्लियर है। चल ये तो 14 था, 15 देखते हैं। इफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 is completely divisible by 2x plus a and the quotient is x square minus 1, then one of the values of a is, देखो थोड़ा एकदम इजी कॉन्सेप्ट है यार, ये डिवाइजर है, कंप्लीटली डिवाइड हुआ, ये क्वोशंट है, तो डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो मिलेगा आपको, डिविडेंड ही तो मिलेगा, ये सुनो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो है नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस ए, जस्ट मल्टीप्लाई दिस, देखते हैं 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, मतलब a का वैल्यू 3 है, चेक करो, कंपेयर कर लो, 15D इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 16 क्या दिया हुआ है, 16 क्या बोल रहा है, अ पॉलिनोमियल इन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस kx माइनस 24, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सो दैट द वैल्यू ऑफ k इज 2, बोल दिया वैल्यू ऑफ k 2 है, तो 2 बैठा दो ना भाई, ठीक है। अब बोला इसमें से कौन सा फैक्टर है, x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 4, x माइनस 4, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 पुट करके देखो, अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा, तो माइनस 2 क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 24, ये होगा ना, चेक करो।
तो ये क्या -8, ये 4 5 20 प्लस 4 -24, ये तो नहीं होगा बिकॉज 24 नहीं, ये नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलो x -3 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 3, इसमें 3 पुट करो तो 3 क्यूब 27 प्लस 3 स्क्वायर 9 9 5 45 -6 -24, ये भी नहीं हो रहा है 0। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू -4 पुट करो तो -4 का क्यूब -64, -4 का स्क्वायर 16, 16 5 80, -4 इंटू -2 प्लस 8 -24, 88। अच्छा ये 0 आ जा रहा है, मतलब x प्लस 4 मेरा फैक्टर है, बिकॉज x इक्वल्स टू -4 पुट करे तो 0 आ रहा है। क्लियर है? एक बार चेक कर लेना, ठीक है? तो आपका C होगा करेक्ट ऑप्शन। वैल्यू पुट कर तो देख लो किसमें 0 आ रहा है। इफ A नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसमें हम लोग 25 तक करेंगे, ठीक है? 17, if A equals to a matrix this and B equals to a matrix this, only matrix AB is possible, only matrix B is possible। ऑप्शन देख लो, both matrix AB and B are possible, both matrix AB and B are possible and AB equals to BA, AB equals to BA तो होगा नहीं भाई। अच्छा देख ले रहे हैं, A का ऑर्डर क्या है? A का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, B का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1, मतलब इनको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। AB पॉसिबल है, AB पॉसिबल है, देखो बिकॉज पहले वाले का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले का रो इक्वल है। अच्छा BA करते हैं, B क्या भाई? 2 क्रॉस 1, A क्या है? 1 क्रॉस 2, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, B क्रॉस A भी पॉसिबल है। A क्रॉस B का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक मैट्रिक्स होगा C, जिसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, A के एलिमेंट होगा, और B क्रॉस A से जो मैट्रिक्स आएगा मान लेते D, वो 2 क्रॉस 2 का होगा, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A तो इक्वल होगा नहीं, दोनों के रिजल्टेंट अलग लगा रहे हैं। मतलब ऑप्शन C हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि बोथ AB एंड BA आर पॉसिबल, ठीक है? नंबर 18 देखो, A का वैल्यू दिया हुआ है 6 9 -4K और A स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 0 0 0 0, तो K का वैल्यू क्या होगा? A स्क्वायर मतलब A इंटू A, इसको स्क्वायर मत कर देना बॉस, A इंटू A मतलब 6 9 -4K, 6 9 -4K, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 6 36, 9 इंटू 4 0, -36 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 6 9 54 प्लस 9K। अच्छा ये तो 0 के बराबर है, खत्म, तो और कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 6 9 54 प्लस 9K, मतलब ये 0 के बराबर है, मतलब 54 प्लस 9K इक्वल्स टू 0, मतलब 9K इक्वल्स टू -54, मतलब K इक्वल्स टू -6, डन। K इक्वल्स टू -6, B मेरा करेक्ट ऑप्शन है। आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना, बट हमें तो वो पहला दोनों से मिल गया हमारा, ठीक है? नंबर 19 बड़ा प्यारा सम है। If the sum of n terms of an AP is given by Sn equals to n square minus n, then the third term of the series is, देखो बहुत तरीके हैं। S1 निकालो तो S1 क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस 1, मतलब 0 होगा, और S1 A1 होता है, याद रखिएगा, है कि नहीं? S2 निकालो तो 2 स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2 2, ये आपका A1 प्लस A2 होता है। ये चलो S3 निकालो, S3 निकालेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 9 माइनस 3 6, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है, तो A1 प्लस A2 कितना है? 2, तो दिस इज 6 इज इक्वल टू
ये जो है S3 वो A1 प्लस A2 प्लस A3 है ना भाई, और A1 प्लस A2 मुझे पता है 2 है, तो 6 इक्वल्स टू 2 प्लस A3 इक्वल्स टू 4। ऐसे कर लो, S3 माइनस S2 विल गिव यू 8, S3 माइनस S2 विल गिव यू A3, खत्म, बड़ा इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, या फिर आप A निकालो D निकालो, वैसे भी कर सकते हो। नंबर 20। अच्छा, इसका प्रीवियस वाला आंसर क्या था, भूल गया मैं, देखा S3 था मेरा, अरे 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 कहाँ गया भाई, जस्ट अ सेकेंड। S3 था मेरा 7, 6, S3 था मेरा 6 और S2 था 2, मतलब B। 19B होगा मेरा आंसर 4। ये सुनो, अच्छा 20 देखते हैं। Which of the following is not a geometric progression? ठीक है, दिया हुआ है 1/3 1 3 9, ये तो है भाई, देख से ही पता चल रहा है। 1/5 1/5 1/5 1/5 आ रहा है इस पे, -2 4 -8 16 2 0 4 0 8 0। होता क्या है कि आप A2/A1 निकालो, A3/A2 निकालो, ये सब सेम होगा ना, ठीक है। A4/A3 निकालो, द सेकेंड टर्म, तो दिस बाई दिस, लुक केयरफुली, दिस बाई दिस इज 1/3, दिस बाई दिस, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, दिस, अच्छा नहीं, दिस बाई दिस इज 3, तो दिस बाई दिस इज 3, दिस बाई दिस इज 3, मतलब ये जीपी में, दिस बाई दिस इज 1, दिस बाई दिस इज 1, दिस बाई दिस इज 1, 1 ही आ रहा है। 4/-2 कितना होगा, -2, -8/4 -2, 16/-8 -2 आ रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, 0/2 0, 4/0, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है कि नहीं, ये था ना, देखे तो 2 0 4 0 8 0, यहाँ प्रॉब्लम हो गया, तो 0/2 इज 0 बट 4/0 इज अनडिफाइंड, तो ये तो जीपी में नहीं है आपका भाई, ये तो जीपी में नहीं है, क्लियर है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। चलो नंबर 21 देखते हैं, ये तो बड़ा इजी है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, इन द ज्वाइनिंग डायग्राम जी इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब जहां पे मीडियन मीट करते हो, तो देखो डायग्राम दिया हुआ है, जी को दिया हुआ है 5, -5, सी का दिया हुआ है x, y, ए को दिया हुआ है 3, -3 एंड बी को दिया हुआ है 2, -6, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बड़ा इजी है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, याद है 5 3 15, 15 -5 यानी x है 10, तो डी ऑप्शन, बिकॉज बाकी सब में तो पहला वाला 10 है ही नहीं, बाकी सब में तो 2, -6 होगा नहीं, 3, -6 होगा नहीं, 6, -6 होगा नहीं, 10, -6 होगा, ये सब पहला ही वाला से वैल्यू मिल गया हमें, चलिए वेरी गुड, 5 5 × 3, ठीक है, क्लियर है, बड़ा इजी था। 22 देखो, बड़ा ही प्यारा समय बना दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं, 4 5 1 2, ये बी है 1 2, मतलब बी होगा 0,2, ये क्या है, ये है 4,0, चेक करो, और ये है पी है, ठीक से नहीं बना,
पी पॉइंट है यहाँ पे। द इक्वेशन ऑफ ओपी, ओपी का इक्वेशन मांग रहा है, ठीक है। पी इज द मिड पॉइंट, अच्छा पी मिड पॉइंट है तो बोल दिया तो पी का कोऑर्डिनेट तो आराम से निकल जाएगा ना। हालांकि डायग्राम से भी कोई निकाल सकता है कि सर 2,1 है, बट मिड पॉइंट है पी का, तो 0 + 4/2 मतलब 2, 2 + 0/2 मतलब 1, मतलब दिस इज द मिड पॉइंट, और दिख भी रहा है 2,1, और ओरिजिन है 0 0, तो ओपी का भी इक्वेशन नहीं निकालोगे। देखो ओ है आपका 0 0, पी है आपका 2,1, इक्वेशन क्या होगा, y - y1 = y2 - y1, x2 - x1, x - x1, तो 2y = x, यही इक्वेशन है, या बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। और कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। 23 देखे तो ये रहा, ऐसा कुछ बना हुआ है, ये 45 डिग्री है, ये है L1 L2 L3, ठीक है। इन द गिवन फिगर लाइन L1 इज पैरेलल टू द लाइन L2, ये दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। इफ लाइन L3 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, और L3 जो है L1 के परपेंडिकुलर है, देन द स्लोप ऑफ L2 एंड L3। देखो सबसे पहले L1 का स्लोप क्या है, थीटा 45 है, तो इसका स्लोप होगा 1, तो L2 का भी स्लोप होगा 1। अब L1 और L3 क्या है, दे आर परपेंडिकुलर, तो इसका 1 है तो इसका -1 होगा, मतलब L2 का 1 होगा ना, इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा ना, दोनों पैरेलल है। L2 का 1 है और L3 का -1 है, राइट टू अंडरस्टैंड। इसका स्लोप tan थीटा होता है 45, tan 45 1, इसका स्लोप 1 है तो इसका भी स्लोप 1 होगा, दोनों तो पैरेलल है, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 1 है अगर, तो इसका -1 होगा, तो रेसिप्रोकल एंड द साइन चेंजेस, m1 × m2 इज -1, वो कॉन्सेप्ट लेके एमसीक्यू आराम से हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा होगा सी। अरे यार ठीक है, हो गया, ये बड़ा इजी था यार, tan थीटा = m करके हम लोग कर लेंगे। 24 देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कट्स द पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से सेम होगा। 3x + 3y = 6। पहला इक्वेशन लेते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या, अच्छा इसको ना 6 से डिवाइड करो ना, देखो सबसे पहले इजी वे में करते हैं, तो ये x/2 + y/2 = 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, x/a + y/b = 1 होता है ना, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। x इंटरसेप्ट a होता है, y इंटरसेप्ट b होता है। यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है, मतलब पहला ही मेरा करेक्ट आंसर है, तो पहला ही मेरा करेक्ट आंसर। देखो दूसरा वाला 5x + 10y = 10, 10 से डिवाइड करोगे तो x/2 + y/1, x इंटरसेप्ट 2 y इंटरसेप्ट 1, ये तो नहीं होगा। पहले वाला मेरा करेक्ट आंसर है, दैट इज ए। अच्छा कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर देगा, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट कर देगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दो, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट कर दो, निकल जाएगा आराम से। अच्छा 25 सिमिलैरिटी से है, डायग्राम बना देते हैं। A P Q B C 18 kilometers, 20 kilometers, this is 50 kilometers। ध्यान से देखिएगा। In the given diagram not drawn to scale, railway station A B C P Q are connected by straight track, ठीक है भाई। Track PQ is parallel to BC. The time taken by the train traveling at 90 km/h to reach B from A to B में कितना टाइम लगेगा, स्पीड दिया हुआ है आपको, स्पीड दिया हुआ है 90 km/h, जाहिर सी बात है आपको डिस्टेंस चाहिए, ए भी चाहिए। एक ये छोटा वाला ट्राइंगल है ए पी क्यू, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है
ए बी सी, ए पी को एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, ए पी को एक्स मान ले रहे हैं, तो ये एक्स प्लस 18 हो जाएगा, ये 18 था, ये एक्स है, तो ये एक्स प्लस 18 हो जाएगा ना, और ये 50 है और ये 20 है। दोनों ट्राइंगल ना सिमिलर है, बिकॉज ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, चेक करो कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, एंगल एक्सियम, एंगल प्रॉपर्टी। अब अगर दोनों सिमिलर है तो कैन वी राइट ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी, ये सब लिख सकते हैं। ये देखो ए पी इज एक्स, ए बी इज एक्स प्लस 18, पी क्यू इज 20 एंड बी सी इज 50। सॉल्व कर लेंगे, दिस गोज अवे, तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 2x प्लस 36, तो x इक्वल्स टू 12, ये 12 है, मतलब ए बी डिस्टेंस क्या हो गया 30 किलोमीटर्स, स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, 1/3 आवर्स मतलब 20 मिनट्स, आवर्स को मिनट में कैसे करते हो इंटू 60 करके, ये सुनो, तो दैट्स 20 मिनट्स, या डी, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, उसके बाद वो if two triangles are similar, the corresponding sides are proportional to each other, वो वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया हम लोगों ने, ए पी बाई ए बी, पी क्यू बाई पी सी, ए क्यू बाई ए सी, फिर वैल्यू बढ़ा के एक्स वैल्यू निकाल लिया, फिर टाइम निकाल लिया। चलिए बड़ा वीडियो हो जाएगा ये अगर सब करने लगे तो। 25 तक किया है, बहुत सारे सवाल है यहाँ पे, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस होते हैं, 119 क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा, ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन से एमसीक्यू है शायद, तो वो तो आराम से हो जाएंगे हमारे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे रादर, तब तक लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।